चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम रिमेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी खत्म करेंगे। तो रिमेनिंग थ्योरी में हमारा एक ये रह गया नया पार्ट जो आया है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर अ बिजनेस डिसीजन। एक ये कंप्लीट करेंगे और कुछ छोटी मोटी थ्योरी जो बच गई है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू होगा और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। तो 2 क्लास और, एक आज की क्लास रिमेनिंग थ्योरी एंड प्लस उसके बाद लास्ट हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू जो हमारे बुक में हमें गिवन है वो कंप्लीट करेंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसमें कोई नए नोट्स नहीं बनाए, बट एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। और ये जो बिजनेस डिसीजन वाला है ना, ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप आगे इंटरमीडिएट लेवल के लिए जाएंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में आपको डिसीजन से रिलेटेड ही बातें करनी है। सारा कॉन्सेप्ट पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड है डिसीजन मेकिंग पर, ये कैसे डिसीजन लिया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ प्रेजेंट करता हूं, उसके बाद आप समझ पाओ कि डिसीजन कैसे होता है। एक कंपनी को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक कंपनी इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद से बनाए या प्रोडक्ट बाहर से खरीद कर बेचे। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोडक्ट है एक शर्ट का कपड़ा, प्रोडक्ट है शर्ट, और शर्ट का कपड़े के बारे में प्रॉब्लम आ रही है कि वो कपड़ा बाहर से खरीद कर अपनी शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करे या कपड़ा खुद से बनाए। अब उसने एक कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करा। कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछा कि भैया आप हमें सजेस्ट करिए, हमें एक डिसीजन लेने में हेल्प करिए। देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है सिर्फ सजेशन देना, डिसीजन लेने का काम होता है मैनेजमेंट का। एक बात अपने हमें दिमाग में हमेशा बिठाए, इन फ्यूचर जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको डाटा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, सजेशन देनी है। इन एंड डिसीजन काम होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में कौन बैठा है? सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, इनका काम होता है डिसीजन लेना। डिसीजन लेने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट का नहीं होता, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कराता है। जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो आपकी बात सुनकर ही लेगा, आपकी बात बिना सुने वो डिसीजन नहीं ले सकता रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग फील्ड। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक कंपनी है, उसको कंपनी में एक शर्ट बनानी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो शर्ट का कपड़ा है वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करे, अपनी कंपनी में बनाए, या वो शर्ट का कपड़ा बाहर से किसी से खरीद ले और शर्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग करे। मतलब समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में शर्ट तो बनी रही है, चाहे कपड़ा बाहर से खरीद के लाओ या खुद बनाओ, शर्ट तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो खुद से करेंगे। प्रॉब्लम यहां पर है कि वो शर्ट का कपड़ा खुद से बनाए, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर ले, या वो बाहर से खरीद के ले आए रॉ मटेरियल के तौर पर। अब कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? आप लोग क्या करेंगे? उसको एक सजेशन देंगे, उसको एक डाटा देंगे। आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करेंगे। आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। अगर हम कपड़ा बाहर से खरीद के लाते हैं तो 1 मीटर कपड़ा हमें पड़ता है 40 रुपए का, या 50 रुपए का 1 मीटर कपड़ा पड़ता है। अगर वही कपड़ा, अगर 1 मीटर कपड़ा हम बनाए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तो वो हमें कॉस्ट आता है 30 रुपए का। तो आपने ये पूरा डाटा बनाकर पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी मैनेजमेंट को, समझाया कि अगर आप ये बाहर से खरीद के लाते हैं, अगर आप ये इसको बाई करते हैं, इस कपड़े को इतना मीटर कपड़ा बाई करेंगे तो पर मीटर कपड़े की कॉस्ट आपको बाहर से खरीदने पाएगी 40 रुपए। और अगर वही कपड़ा आप खरीद के ना लाओ और उसको मैन्युफैक्चरिंग करो, बनाओ, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 30 रुपए पर मीटर। तो आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए? आप बताओ, क्या मैनेजमेंट क्या कहेगा? क्या वो खरीदेगा, बाई करेगा, या वो बनाएगा? क्या करेगा मैनेजमेंट? सर ऑब्वियस सर, मैनेजमेंट सर बनाएगा, क्योंकि जहां पर कम कॉस्ट आएगी मैनेजमेंट वहां जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस कपड़े को बनाना चालू करेगी, बाहर से नहीं खरीदेगी, क्योंकि बाहर से वो 40 रुपए पर मीटर हो रहा है और बनाएंगे तो 30 रुपए पर मीटर की कॉस्ट पड़ेगी। इसको कहते हैं बिजनेस डिसीजन। और ये बिजनेस डिसीजन का एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं मेक एंड बाय डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको? मेक एंड बाय। क्या कंपनी को उस मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, क्या कंपनी को उस कपड़े को बनाना चाहिए या खरीद लेना चाहिए? दैट इज कॉल्ड मेक एंड बाय डिसीजन। सिमिलरली जब भी कोई ऐसे डिसीजन दोस्तों बिजनेस में लिए जाते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग,
उनको हम बिजनेस डिसीजन कहते हैं। और यही हमारा पॉइंट है, यही हमारे चैप्टर का नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, कि कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है बिजनेस डिसीजन के अंदर, क्या महत्वपूर्णता है, क्या सिग्निफिकेंस है बिजनेस डिसीजन के अंदर, दैट इज कॉल्ड बिजनेस डिसीजन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, भी आप ये ऐसा कह सकते हैं। तो आइए एक बार पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज एन ऑफन कंसिडर एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। मैं आपको पढ़ता हूं, उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो अभी आप ये देखिए, आप छोटे लेवल पर है, जब आप जैसे जैसे इंटरमीडिएट फाइनल पहुंचेंगे लेवल ऑफ थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी और आप पढ़कर समझ पाएंगे। अभी आप नहीं पढ़कर समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको स्टडी मैट की लैंग्वेज अभी नहीं पढ़कर समझ पाएंगे। मैं आपको पढ़ता हूं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्या लिखा है इसके अंदर। अकाउंटिंग इज एन ऑफन कंसिडर एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। दिस इज ट्रू नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट एवरी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो पहली लाइन में लिखा है कि अकाउंटिंग हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग क्या देता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, कि जिससे वो डिसीजन ले पाए। सिर्फ ये चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती, ये अकाउंटिंग की हर ब्रांच में होती है। अकाउंटिंग की ब्रांचेस आपको पढ़ाई गई है बेसिक क्लास ऑफ अकाउंटिंग में, वहां पर आपको क्या नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, बता रखा है। वहां पर ब्रांच होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, इस तरीके से ब्रांचेस ऑफ अकाउंट है। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन लेकर डिसीजन लिया जाता है, ऐसे ही दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ इंफॉर्मेशन देकर डिसीजन लिया जाता है मैनेजमेंट द्वारा। तो अकाउंटिंग का काम है आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। जरूरी नहीं है अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, वो कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकती है। इस तरीके से लिखा हुआ है इस पॉइंट तक। सिमिलरली it to its other counterpart, cost accounting also discharge its role as an information processing system effectively। ये कह रहा है कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको डाटा प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको इंफॉर्मेशन देता है, आप उसे डिसीजन लेकर उसके बेस पर, उस कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन ले सको। द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है, बढ़ाई थी आपको लिस्ट टेक्निक्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सब कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग, ये सब टेक्निक्स है। तो कह रहा जो टेक्निक्स है और जो कॉस्टिंग्स है ना, वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये तक यहां तक पॉइंट आपको कवर कराया मैंने। द टेक्निक ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन एवरी स्पेयर ऑफ बिजनेस डिसीजन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें बिजनेस डिसीजन कैसे लेना चाहिए, बनाना चाहिए या खुद से खरीदना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि प्लांट में भी डिसीजन लिया जाता है, यार हम प्लांट को नया खरीद ले या इस प्लांट को रिपेयर करा ले, जहां पर कॉस्ट कम आएगी वो कर लो। अगर नया खरीदने में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और रिपेयर कराने में कम बेनिफिट है, अगर मैं रिपेयर कराता हूं तो मेरे रिपेयर में कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपए, जिससे वो 1 साल चलेगा। और अगर मैं प्लांट खरीदता हूं तो प्लांट खरीदने में जो कॉस्ट आएगी वो 2 लाख आएगी, जिससे मेरा 5 साल चलेगा। तो क्या करना चाहिए सर, प्लांट खरीद लेना चाहिए। ये भी एक तरीके का डिसीजन है ना। ये इंफॉर्मेशन कॉस्ट देगा कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेजर एप्लीकेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग डिसीजन आर डिस्कस बिलो। क्या रहा है, कुछ ऐसे डिविजनल डिसीजन जो नीचे डिस्कस आपको करने को दे रखे हैं। जैसे कि आपके पास पहला आ गया क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासिफाई कर लो, अलग अलग डिवाइड कर लो, सब डिवाइड कर लो। इस तरीके से कॉस्ट आर कलेक्टेड क्लासिफाइड बाय द वेरियस वे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर control purpose and to ascertain the profitability of each area of the activity. It enable the concern to measure the efficiency and then maintain and improve it. ये कह रहा है कि देखिए आप कॉस्ट को क्लासिफाई कर लो, वेरिएबल कॉस्ट अलग कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट अलग कर लो, है ना। इस तरीके से आप कॉस्ट को क्लासिफाई कर लो, डिपार्टमेंट वाइज भी क्लासिफाई कर लो, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट में बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। वहां आपके डिपार्टमेंट में, आपकी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, तो आपने डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करी, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कॉस्ट शीट के अंदर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में से सेल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, कॉस्ट की कैलकुलेशन करें, अलग अलग भागों में कॉस्ट को क्लासिफाई करें, सब डिवाइड करें, वेरिएबल अलग करो, फिक्स अलग करो, जिससे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओ, आगे इंप्रूव कर पाओ और इफिशियंसी से आप काम कर पाओ। ये आया पहला पॉइंट।
इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या कहता है कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वेरियस इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स और मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर यूज्ड टू कंट्रोल द मटेरियल कॉस्ट। कह रहा है ये इंटरमीडिएट का पार्ट है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंटरमीडिएट में आप डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आपके मटेरियल को कंट्रोल करने का एक आपका मेथड गिवन है मटेरियल कॉस्टिंग में। सिमिलरली लेबर की कंट्रोलिंग कॉस्ट को करने के लिए लेबर कॉस्टिंग गिवन है। अभी आपने मटेरियल पढ़ा क्या होता है, आपने लेबर पढ़ा, आपने ओवरहेड पढ़ा, इन सब के बारे में आपने जाना, बट आगे जाकर जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो आप मटेरियल कॉस्टिंग का एक चैप्टर पढ़ते हैं। वहां पर आप समझते हैं कि कितने तरीके से मटेरियल में कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। सिमिलरली आप लेबर कॉस्टिंग पढ़ते हैं एक चैप्टर, सिमिलरली आप ओवरहेड का एक चैप्टर पढ़ते हैं। तो अलग अलग चैप्टर में आप डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट कम होगी, किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा मटेरियल को। इसी तरीके से आपको एग्जांपल देकर समझाया गया है। एक कॉन्सेप्ट आता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे मटेरियल का पहला ही कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये भी एक कंट्रोलिंग है, ये इन्वेंट्री को मैनेज करने का तरीका है, मटेरियल को मैनेज करने का तरीका। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि एक बारी में कितने का ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए। एक बारी में मैं कितना ऑर्डर दूं सप्लायर को कि भैया मुझे इतना रॉ मटेरियल दे दो, मुझे 2000 यूनिट दे दो, मुझे 5000 दे दो, कितना दूं भाई। एक बारी में कितने का ऑर्डर प्लेस करूं सप्लायर को कि मुझे इतना यूनिट दे दो जिससे मेरी कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग का मतलब ऑर्डर करने की कॉस्ट और कैरी का मतलब उसको रखने की कॉस्ट, कम से कम आ जाए। इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि एक बारी में कितने का ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरी ऑर्डर करने की कॉस्ट और कैरी करने की कॉस्ट कम से कम आ जाए और कम से कम में मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैं खरीद पाऊं। फॉर एग्जांपल मेरे गोडाउन में 2000 यूनिट रखने की कैपेसिटी है और अगर मैंने एक बारी में 4000 यूनिट को खरीद लिया, 4000 यूनिट का ऑर्डर दे दिया कि मुझे 4000 यूनिट भिजवाओ, तो यहां मेरी जो कैरी करने की कॉस्ट है ना गोडाउन में वो बढ़ जाएगी। अब मुझे 2000 यूनिट का कैपेसिटी है और 4000 अगर यूनिट खरीद लूंगा तो मुझे 2 गोडाउन लेने पड़ेंगे, तो यहां तो कॉस्ट बढ़ गई, यहां तो दोस्तों कॉस्ट बढ़ गई। इसलिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को और वो बताता है कि सर एक बारी में आपको इतने का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जिससे आपकी कैरी करने की कॉस्ट और ऑर्डर देने की कॉस्ट दोनों कम से कम आ जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताता है, हमें एक ऐसी यूनिट बताता है जिससे हम ये जानते हैं कि यार इतने का ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे ईओक्यू की कैलकुलेशन आप करोगे इंटरमीडिएट में, वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक अमाउंट आ जाएगा निकल कर, वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा अमाउंट कि इतने रुपए का या इतने यूनिट का ऑर्डर दे दो। इस यूनिट का जो ऑर्डर आप दोगे वहां सबसे कम कॉस्ट आएगी, कैरिंग कॉस्ट भी और ऑर्डर कॉस्ट भी। तो इस तरीके के मेथड्स बताए गए, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बताया गया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आगे जाकर ये भी एक तरीके का मेथड है जो आपको कॉस्ट को कंट्रोल करने में, एफिशिएंट रखने में काम आता है। ऐसे ही दोस्तों जब आप डिफरेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो डिफरेंट चैप्टर के अंदर आप मैनेज करते हैं चीजों को। मटेरियल में मटेरियल की चीजें मैनेज करते हैं, लेबर चैप्टर में लेबर की चीजें मैनेज करेंगे, सिमिलरली ओवरहेड चैप्टर के अंदर ओवरहेड चैप्टर में मैनेज करेंगे। तो कंट्रोल के बारे में बताया गया कि अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे कि ओवर स्टॉकिंग नहीं करें, आप ईओक्यू की हेल्प ले ऑर्डर परचेज करने के लिए, जैसे बताया गया है ना। इन्वेंट्री का सिस्टम जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसका यूज करें आप। तो देखिए अब मैं आपको क्या बताऊं ईओक्यू के बारे में, चलो मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। ऐसे बहुत सारे मेथड है, जैसे कि फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, वेटेड एवरेज है ना, एवरेज में एवरेज प्राइस मेथड है, लेबर के अंदर रोवन प्लान है ना, हाइलसे प्लान है। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या बकवास कर रहा हूं मैं। ओवरहेड के अंदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है, मशीन आवर रेट है, ओवर अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड है। अब समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीजें आप इंटरमीडिएट सीखते हैं। अब कंट्रोल कैसे कर लेंगे, अब ये चीजें आपको बता रही है सर इंटर में आपको ये चीज पढ़नी होगी, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि हमें कंट्रोल करना होता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को। और कंट्रोल करने के लिए हम कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन पुट हो रहा है कि यार कैसे होगा ये कंट्रोल, तो ये आप इंटरमीडिएट में सीखते हैं कि इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी नहीं सीख पाएंगे, अभी आप फाउंडेशन लेवल पर है। ये बस जून के बाद इंटर पहुंच जाएंगे,
क्लास लेकर स्टार्ट करो, फिर बदल जाएगा धीरे धीरे। फिर आप कहोगे अरे यार ऐसे करते हैं क्या। चलिए, तो ये कहता है जी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या करता है, डिटेल में आपको चीजें प्रोवाइड करता है जिससे आप मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को कंट्रोल कर सको। इतने ज्यादा मात्रा में मटेरियल भी ना मंगाओ जिससे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाए, इतने कम मात्रा में भी बनाओ जो आप अपने डिमांड को पूरा ना कर सको। सर तो कितना मंगाए, तो इंटरमीडिएट में जाकर पढ़ाएंगे आपको कितना मंगाए, ठीक है ना। है। इसके बाद आता है बिजनेस पॉलिसीज। Business policy may required consider of alternate method and procedure, and this is facilitated by the cost information correctly presented. The cost accounting help the management to take a vital decision such as introduction of a new product, selection of an optimate product mix, utilization of spare capacity, replacement of existing assets. ये कहता है कि देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। ये तो मैं आपको पहली लाइन से समझा रहा हूं। अब वो कहां कहां के डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जैसे कि अगर कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन देगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देगा उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हमारे जो पुराना प्रोडक्ट है उसको ठीक करना चाहिए नहीं चाहिए, क्या हमारी जो स्पेयर कैपेसिटी बच गई, जो खाली कैपेसिटी है, हमारा 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, एक दिन में हम 100 यूनिट प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम बना 80 रहे तो 20 क्या और बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते, क्या हम अपनी पुरानी एसेट को बेच दे या उसकी जगह रिप्लेस कर ले या उसको रिपेयर कर ले। इस टाइप के डिसीजन जब मैनेजमेंट लेता है, इस टाइप की जब डिसीजन लिया जाता है तो ऐसे केस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का होना बहुत जरूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है मैनेजमेंट की। और कैसे हेल्प करेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन ले सके। कभी भी कोई बिजनेस मैनेजमेंट पॉलिसी मेंटेन करते हैं ना दोस्तों, तो पॉलिसी बनाने के लिए ही तब भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ऐसी पॉलिसी नहीं बनती। तो बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए कि अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रोसीजर, सब कुछ बनाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। सिमिलरली आप हमें ऊपर ऊपर का पॉइंट पढ़ेंगे, अब अंदर का डिटेल में नहीं इतना, क्योंकि ये हमारे अभी काम के बिल्कुल नहीं है। जब आप आगे आगे, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेवल अप होता चले जाएगा, वैसे वैसे चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होती चली जाएगी। मैं को पढ़ते ही समझ में आता है क्योंकि मैं चीजें पढ़ा दूं, क्योंकि मैंने ये सब चीजें पढ़ा रखा है, तो मुझे पढ़ते ही समझ में आता है क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। ये आपको अभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं ना इसके आगे का लेवल। इसलिए मेरा काम क्या है, आपको समझाना, बिल्कुल सही बात है, बट एक लेवल पर आप अपनी समझने की शक्ति खत्म कर देंगे क्योंकि उस लेवल पर भी है नहीं। बजटिंग एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इंटरमीडिएट का लास्ट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का बजटिंग है। जब आप इंटरमीडिएट में आओगे, आप पहले पढ़ोगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, और जब लास्ट चैप्टर आएगा ना बजटिंग, तब ये पॉइंट समझ पाओगे आप। अरे वो इंटरमीडिएट का लास्ट चैप्टर बजटिंग का मैं आपको यहाँ कैसे समझा पाऊंगा, उसके लिए तो आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंटरमीडिएट पढ़नी पड़ेगी। समझ पा रहे बात। बट थोड़ी बहुत हम ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ सकते हैं, और वही कहा इंस्टीट्यूट ने भी कि आपको भी इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट आपको ये समझना है कि किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है मैनेजमेंट के डिसीजन में। बस इतना बताने के लिए इंस्टीट्यूट ने इतनी सारी बातें यहाँ पर डाल रखी है। समझिए, इंस्टीट्यूट आपको ये कह रहा है कि आप इसको पूरा मत पढ़ो, इंस्टीट्यूट आपको ये कह रहा है कि इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इंटरमीडिएट में खुद ही हम डिटेल में पढ़वा देंगे आपको, फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने भी बहुत सोच समझ कर ये चैप्टर यहाँ पर डाला हुआ है, नया चैप्टर और अच्छा चैप्टर है, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि हाँ यार डिसीजन लेने में तो काफी मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना डिसीजन लेना मुश्किल है। सिमिलरली अगला पॉइंट आता है बजट। बजट आपको क्या बताया था मैंने बजट के बारे में, सर बजट के बारे में बताया था जब अपने ओवरऑल खर्चे हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर के खर्चे का जब अनुमान लगाते हैं उसको हम बजट कहते हैं, है ना। तो बजटिंग क्या है, टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टूल्स फॉर हेल्पिंग मैनेजर ऑफ बजट आर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बजट आर फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड अप्रूव प्रायर टू द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पॉलिसी परस्यूट। फालतू की बात रखी हुई है। कहता है बजट बनाने का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बताता हूं। मैं आपको सिंपल, देखिए बजट आपको ये बता देता है कि फ्यूचर में आपके कितने खर्चे हैं जो आपको करने हैं, और उतना पैसा आपके पास पड़ा है या नहीं पड़ा। सिंपल सी बात है, मुझे फ्यूचर में इतना खर्चा करना है,
मुझे 10 लाख रुपए खर्च करने, तो इतना मैं कहाँ से लाऊं पैसा, कैसे करूंगा खर्च, क्या कहाँ करे जाएगा, ये आपको चीजें बजट आते हैं। और बजट बनाने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है। बजट बनाएंगे तभी फ्यूचर के खर्चों का अनुमान लगा पाएंगे और तभी हम आगे कर पाएंगे। इसलिए बजट भी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल पॉइंट पढ़ो। अब यहां पर आ गया स्टैंडर्ड। सिंपल, मैंने आपको बजट कॉस्टिंग बताई, मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया, मैंने आपको मार्जिनल बताया, यही तीन है यहाँ पर भी, बजट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल। स्टैंडर्ड देखो यार, स्टैंडर्ड का काम क्या है, स्टैंडर्ड काम है कंपैरिजन करना। आपने कहा था कि एक यूनिट बन जाएगा 10 रुपए का, आपने बनाया 8 रुपए का, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपने बनाया 12 रुपए का, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा कहां लगे, इसको ठीक करो भैया, यही काम होता है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। अगर आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि यार मैंने तो सोचा था ऐसा हो जाएगा और हुआ ऐसा। मैंने सोचा था एक यूनिट इतने का बन जाएगा 10 रुपए का, ये बन गया 12 का, ये 2 रुपए कहां लगे। चलो ऐसी गलती हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ये 2 रुपए की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई इसको हम सुधारेंगे। इसलिए कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी होती है अपनी एफिशिएंसी को। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी का भी हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। ये सारी हेल्प कौन कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके बाद आता है मार्जिनल। मार्जिनल में हम क्या करते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। अब एक मशीन खाली पड़ी हुई है, चल रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है पहले बताओ। रिसोर्सेज का मतलब हो, जहां जहां वर्ड आता है ना रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है मशीन, प्लांट, लेबर, मटेरियल, मैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जितने सब चीजें होती है वो सब रिसोर्सेज है। लेबर को बुलाया, उसको खाली बैठा दिया, वो भी रिसोर्सेज है। आप उसको वेजेस दोगे, उसने काम ही नहीं करा, रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कहता है जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड, कुछ कुछ ऐसे रिसोर्सेज और लिमिटेड है, हम उसको लगातार नहीं कर सकते। मतलब जैसे लेबर तो हम कितने मर्जी बुलवा लो भाई, बट लेबर आप बुलवा लो, पर हमारे पास मटेरियल तो लिमिटेड है। लेबर कितने वो खराब करता जाएगा, हमारा तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो आप, लिमिटेड रिसोर्सेज का। और लिमिटेड रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन करो, जिससे आपकी वेस्टेज कम से कम आए और कॉस्ट कम लगे। ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा है। इसके बाद है प्राइस डिटर्मिनेशन। ऑब्वियस है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि कॉस्ट अकाउंटेंट का सबसे पहला काम है कि वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेगा। कॉस्ट शीट बनाएगा, वहां टोटल कॉस्ट निकालेगा, फिर देखेगा नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है, डिवाइड कर देगा, आ जाएगा। तो प्राइस डिटर्मिनेशन का काम भी किसका होता है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन देता है। तो यही चीजें है सर, इसमें छोटी छोटी बातें वगैरह लिखी हुई है जो कि अभी आपको यहाँ पढ़ोगे तो इतना ही है, बट आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। वहां पर चैप्टर वाइज समझाया जाता है, कुछ नहीं चैप्टर में अंदर, पॉइंट्स पढ़ो, पॉइंट समझो, आपके पास जो पेपर में आएंगे वो पॉइंट आएंगे। एक कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइस डिटर्मिनेशन में काम करता है, हेल्प इंफॉर्मेशन देता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन और लिमिटेड रिसोर्स बताता है, स्टैंडर्ड करता है एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, बजटिंग का काम करता है, बिजनेस पॉलिसी, मटेरियल लेबर ओवरहेड को कंट्रोल करता है, लास्ट क्लासीफाई करता है, सब डिवाइड करता है कॉस्ट को। और बिजनेस डिसीजन में तो बहुत हेल्प करता है, इन चीजों से हेल्प करता है। ये समझाया जा रहा है। खत्म हो गया चैप्टर, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या? तो ये चैप्टर यहां पर खत्म हो गया। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये करिए करिए ना, खुद से पढ़िए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मैंने पढ़ाई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपने को मैंने पढ़ा ही दी। तो जब आप डिफरेंस देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है, इट प्रिपेयर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में क्या काम चल रहा है उसका रिजल्ट देना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। जो बिजनेस में काम चल रहा है, कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे आए, कितने इनकम हुई, कितना रेवेन्यू हुआ, इसका काम, इसका कौन इंफॉर्मेशन देगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। इनका काम ये नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम ये नहीं होता कि बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या बिजनेस में क्या एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी होते रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है मैनेजमेंट को जिससे वो डिसीजन, प्लानिंग और कंट्रोल कर पाए। ये सब चीजें। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाया जाता है तो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स के हिसाब से बनाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप करोगे तो कंपनीज एक्ट, आगे आगे पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ोगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब भी हम
काम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब भी हम बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं ना, फाइनेंस सभी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अकाउंट्स इनकम टैक्स और कंपनी के हिसाब से नहीं, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट अकाउंटिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से काम करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उसके हिसाब से अकाउंट बनाते हैं। जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या आते हैं, कंपनीज अकाउंट, कंपनीज एक्ट पढ़ोगे आप इंटरमीडिएट में, वहां पर एक चैप्टर आता है कॉस्ट रिकॉर्ड करके, उसके हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग बनानी होती है। अब यही सेम क्लासिफिकेशन आप इंटरमीडिएट पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यहां पर रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाई होता है, एनालाइज होता है ट्रांजैक्शन को इस तरीके से, एक्सपेंडिचर और ऑब्जेक्ट मैन अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ वाइल कॉस्ट इनकट, जब कॉस्ट खर्च होगी तभी यहां पर काम किया जाएगा। यहां पर सारे खर्चे ले आते हैं। डेप्रिसिएशन में क्या जेब से पैसे जाता है क्या, डेप्रिसिएशन में क्या जेब से पैसा जाता है, एक एसेट की डेप्रिसिएशन लग गया उसमें जेब से पैसा जाएगा, नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर मैं उधार दूं डेटर को, तो उधार दे रहा हूं डेटर को, तो डेटर में ये रिकॉर्ड करेगा, ये नहीं करेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंस है, जो कि यूजलेस है, नहीं भी पढ़ोगे पेपर में आएगा ही नहीं, नहीं पढ़ोगे पेपर में नहीं आएगा, 100% श्योर हूं मैं इस चीज से। इतने साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक तो नहीं आया कभी पेपर में, आएगा भी क्यों, ये कोई पेपर में देने वाली चीज थोड़ी ना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस बताओ। ये बच्चा ना पढ़ते हुए भी कर लेगा वो। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या उद्देश्य है, छोटी छोटी बातें बताई। टू सर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, ये एक उद्देश्य है पहला कॉस्ट अकाउंटिंग का। करेक्ट एनालिसिस बताना, करेक्ट कॉस्ट इंफॉर्मेशन देना, जिससे मैनेजमेंट हेल्प डिसीजन ले पाए। दूसरा वेस्टेज और रिपोर्ट बनाना, वेस्टेज को कम से कम करना, अगर कोई वेस्टेज होती है उसको डिस्क्लोज करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड डाटा एंड सर्व गाइड टू द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा इसको फिक्स करने का काम भी किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, ठीक है ना। टू असरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड एडवाइज मैनेजमेंट टू हाउ दिस प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज, हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना और मैनेजमेंट को सजेस्ट करना कि इस प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला इसको कैसे हम और बढ़ा सकते हैं प्रॉफिट को, ये काम भी कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है। टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का स्टॉक पे कंट्रोल रखना, WIP में कंट्रोल रखना, कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं उन पे कंट्रोल रखना, फिनिश गुड पे, तो जितने भी टाइप्स के स्टॉक आपको देखेंगे उनमें कंट्रोल करना, कितने स्टॉक है, कितने और लाने हैं, ये काम भी कॉस्ट अकाउंटेंट का है। इस तरीके से रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक बाय इंस्टॉलिंग इंप्लीमेंटिंग सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल ऑफ मैनेज, वो कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना कंपनी के अंदर जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो पाए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में, सिस्टम अप्लाई कर देना, इंप्लीमेंट कर देना लोगों पे। प्रेजेंट करना डाटा को जिससे मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, हेल्प करे। बजट का प्रिपेयर करना, फ्यूचर के खर्चों को अनुमान लगाना, बजट का प्रिपेयर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। इस तरीके से तो दुनिया भर के है यहाँ पर। कॉस्ट को रिड्यूस करना, यार मेरी कॉस्ट ज्यादा आ गई किसी प्रोडक्ट की तो उसको कोशिश करूंगा कम से कम हो, तो ये भी काम किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो अनेकों काम है भाई, अनेकों काम। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी में आकर क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। कॉस्ट कंट्रोल करेगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, है ना। इसके बाद आपके पास स्टॉक का मैनेजमेंट करेगा, ये सब काम होता है। प्राइस डिटरमिनेशन करेगा, प्राइस फिक्सेशन करेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा, कितने सारे काम है। सिग्निफिकेंस का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस में आएगा तो वो क्या करेगा, उसका काम क्या है। और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, जरूरी क्यों है कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए। मैं कॉस्ट बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों लेकर आऊं भाई, मेरे लिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ये आएगा तुम्हारे लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने में, अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी को बताने में कि यार ये वाली डिपार्टमेंट ना प्रॉफिट नहीं दे रही आपको, बंद कर दो इस डिपार्टमेंट को, ये बताने में, ठीक है। एलिमिनेट करने में, कोई रिड्यूस करने में किसी चीज को कि एक्टिविटी, यार एक्टिविटी काम की नहीं है बिजनेस के अंदर, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इसको हटा दो, इसको एलिमिनेट कर दो, ये काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक ये चीज हेल्प करता है। अगर आपको ये जानना है कि यार मैं कौन सा डिपार्टमेंट मेरा प्रॉफिटेबल नहीं है मैं हटाओ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बनानी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करनी होगी कंपनी के अंदर, ये इसलिए जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट अनेबल अ कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी एंड देन टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट। ये देखिए इफिशियंसी को अनेबल करता है, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, इफिशिएंसी मेजर होगी,
पहले से सेट करूंगा कि इतने रुपए में बनाना है, अगर ज्यादा बना तो क्यों ज्यादा बना, रीजन ढूंढो, गलती जो काम है उसको हटाओ और अगले टाइम इसमें ऐसी गलती ना हो, कंट्रोल करो, इसलिए जरूरी है इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एस्टिमेट बेसिस पर और टेंडर बेसिस पर। एस्टिमेट बेसिस, कभी पता है कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा एस्टिमेट बेसिस पर होती है, क्योंकि हम फ्यूचर का अनुमान लगा रहे होते हैं, यहाँ पर फ्यूचर में कितने खर्च होंगे, तो एस्टिमेशन बेसिस पर काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का हमेशा। इसके बाद इट गाइड फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी, फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना है उसकी पॉलिसी मेंटेन करने को गाइड करता है। इट एक्सप्लेन द कॉस्ट इनकर एंड प्रॉफिट मेंटेन इन अ वेरियस लाइन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस एंड देयरबाय प्रोवाइड डाटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच प्रोडक्शन एंड कैन बी अप्रोप्रिएट प्लान। कहता है ये एक्सप्लेन करता है कि कितना कॉस्ट हमें इनकर करना है, कितना प्रॉफिट हमें होगा फ्यूचर में, इस तरीके से कितना प्रोडक्शन हमें करना है, प्रोडक्शन के बेसिस पर आप कॉस्ट कितना इनकर होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो ये हमें बताता है, प्लानिंग करवाता है ये हमें, इसलिए जरूरी। तो ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे हैं ये। इट हेल्प इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय डिस्क्लोजिंग द सोर्स ऑफ लॉस वेस्टेज एंड सजेस्टिंग सच कंट्रोल। अगर आपके वहां वेस्टेज हो रहा है, लीकेज हो रही है, कोई भी अन्य डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई भी चीज खराब हो रहा है, कोई प्रोडक्ट, तो ये बताना कि सर ये चीजें खराब हो रही है, इसको ठीक करो, इससे तो कॉस्ट बढ़ रही है हमारी, इससे तो हमें लॉस हो जाएगा, ये इसलिए जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए। तो ऐसे ही गिने चुने आप 4-5 पॉइंट यहाँ पर याद कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमारी कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहा है, किस रीजन से बढ़ रहा है वो बताएगा। हमारी प्रॉफिट कंपनी में प्रॉफिट कम हो रहा है, किस रीजन से कम हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिटेल भी कौन देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग देगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग वर्कर की इफिशियंसी बताना भी किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। एक वर्कर कितना काम कर रहा है, ये वर्कर कितना काम कर रहा है, इसका काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो ये आपको चीजें प्रोवाइड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, क्या काम करेगा एक कॉस्ट अकाउंटिंग, और तो कुछ नहीं है। और कुछ है क्या बता दो, फिर बाद में मत कहना मैं खत्म कर दूंगा यहाँ पर। और कुछ रह गया क्या? हो गया? तो एमसीक्यू करेंगे। डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, वो डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, काट दो उसको। नो नीड टू लर्न डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इररेलीवेंट और रेलीवेंट बता दो। कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं बेवकूफ, बता तो दिया इररेलीवेंट रेलीवेंट क्या होता है, एक बार देखे क्यों नहीं क्लास वहां पर हमसे। देखिए इनरेलीवेंट और रेलीवेंट कॉस्ट क्या होता है, एक कंपनी है, एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं किसी प्रोडक्ट बनाता हूं, मान लो मैं बना रहा हूं जींस, अब मैं जींस बनाना बंद कर रहा हूं, तो जींस से रिलेटेड जितना ही मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो जब कोई प्रोडक्ट और जब कोई प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट बंद होते हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट भी आना होना इनकट होना बंद हो जाती है, उसको इररेलीवेंट कॉस्ट कहते हैं। इररेलीवेंट, रेलीवेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि प्रोडक्शन बंद होने पे वो भी बंद हो जाता है। पर रेलीवेंट क्या, जैसे कि हमारा फैक्ट्री का रेंट, वो बंद नहीं होगा, एक डिपार्टमेंट बंद कर दो कि बाकी तो चल रहे हैं, पूरा फैक्ट्री में काम हो रहा है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 5 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा तो 4 तो तब भी चल रहे हैं, बिल्डिंग तो बंद नहीं कर सकते, तो रेंट तो तब भी देना पड़ेगा, रेलीवेंट है हमारे लिए वो, ठीक है ना। कहाँ पर पढ़ाया था मैंने ये रेलिवेंट और रिलेवेंट, मेरे भी दिमाग से निकल गया। कॉस्ट अकाउंटिंग नोट्स, कहाँ पर है भाई ये, रेलिवेंट और रिलेवेंट कॉस्ट। दोस्तों जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, अच्छा रेलिवेंट रेलिवेंट आपको पता है क्या है, मैं बताता हूँ क्या है वो।
कहाँ गया वो नहीं पढ़ा था मैंने आपको, अवॉइडेबल कॉस्ट और वॉइडेबल कॉस्ट। मेरे को याद तो है, मैंने पढ़ाया था वो स्टैंडर्ड। हाँ ये पढ़ा था, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देखो, हाँ यही है जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल है ना, वही है सर। देखिए, जो रेलिवेंट कॉस्ट है उसी को कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, जो इररेलिवेंट कॉस्ट है उसको अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। यही है बस। यही है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, लिख लो यहां पर। देखिए छोड़ो, सिंपल छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनिए। आप क्या चेंज करो नाम, अब मैं सीधा सीधा बताता हूँ रेलिवेंट और इररेलेवेंट क्या होता है, बड़ा सिंपल सी कहानी है। डिसीजन चेंज होने की वजह से अगर कॉस्ट पे चेंजमेंट आया तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है, और डिसीजन चेंज होने की वजह से अगर कॉस्ट में चेंज नहीं आया तो इररेलेवेंट कॉस्ट। सिंपल से दो लाइन आपको समझनी है। मैनेजमेंट के डिसीजन को चेंज करने की वजह से अगर हमारे कॉस्ट में चेंज आता है तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है जिसमें चेंज आया, और अगर मैनेजमेंट के डिसीजन चेंज करने की वजह से कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया तो इररेलेवेंट है वो, क्योंकि मैनेजमेंट के डिसीजन से वो कॉस्ट इररेलेवेंट है। कि मैनेजमेंट डिसीजन लेकर आए, भाई इस कॉस्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, सिंपल सी कहानी है। ये समझो बस, छोड़ो, भूल भूल जाओ बाकी सब। डिसीजन चेंज करने की वजह से, मैनेजमेंट के डिसीजन चेंज होने की वजह से अगर कॉस्ट में चेंज आता है तो फिर वो रेलिवेंट कॉस्ट है, रेलिवेंट है। क्यों है रेलिवेंट? क्योंकि डिसीजन चेंज हुआ मैनेजमेंट का, कॉस्ट भी चेंज हो गई। और डिसीजन चेंज करने की वजह से कॉस्ट में चेंज नहीं आता तो वो इररेलेवेंट। एग्जांपल दे देता हूं इसमें। एग्जांपल क्या है कि मान लो कंपनी के पास दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। अब कंपनी ने डिसीजन लिया कि उस दूसरी फैक्ट्री जहां पर लॉस हो रहा है तो उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। अब कंपनी के डिसीजन लेने से क्या फैक्ट्री जो बंद करी गई उसका रेंट भी बंद हो जाएगा क्या? रेंट हमारी फिक्स कॉस्ट है ना, रेंट बंद हो जाएगा। फैक्ट्री बंद कर दी हमने, क्या अब मुझे भी रेंट देना पड़ेगा फैक्ट्री को? नहीं, अभी भी रेंट नहीं देना है, फैक्ट्री बंद होने से रेंट बंद। तो रेंट की जो कॉस्ट आती थी ना वो रेलिवेंट कॉस्ट है, क्योंकि डिसीजन से रेंट बंद हो गया। फैक्ट्री बंद करना डिसीजन था, उससे हमारी कॉस्ट भी बंद हो गई। तो ऐसे डिसीजन जिससे कॉस्ट पे इंपैक्ट आए दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट, और ऐसे डिसीजन जिससे कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं आएगा उसको इररेलेवेंट कॉस्ट कहेंगे। बताइए, क्लियर है? और कोई डाउट है? सम कॉस्ट में रिलीवेंट रेलिवेंट वर्ड लिखा हुआ है, हाँ रेलिवेंट है वो। फिक्स कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट या तो हटेगी या नहीं हटेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, उसमें जो फिक्स कॉस्ट आ रही है मेरी, रेंट जो आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो रेंट हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो फैक्ट्री बंद तो रेंट भी बंद, तो ये रेंट हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेलिवेंट कॉस्ट। डिसीजन लेने से जो कॉस्ट हमारी कम हो जाए, मतलब डिसीजन लेने से कॉस्ट में इंपैक्ट आए तो रेलिवेंट, और डिसीजन लेने से मैनेजमेंट के कॉस्ट में इंपैक्ट ना आए तो इररेलेवेंट। और यहां पर दोस्तों चैप्टर हो गया खत्म, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बस कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे एमसीक्यू करा दूंगा और कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय।